सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और इसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है 3.1 वाला वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे 3.2 पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये बात पहले पढ़ चुके हो कि मोशन क्या है, इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। टाइम के हिसाब से अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल ली, अभी यहाँ था, थोड़ी देर के बाद वहाँ पहुँच गया, फिर कुछ टाइम के बाद देखा उधर पहुँच गया, इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो हम कहेंगे उसमें मोशन हो रहा है। अब पोजीशन क्या है? इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई पोजीशन वी नीड टू यूज अ रेफरेंस पॉइंट एंड अ सेट ऑफ एक्सिस। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आप बताओगे मेरा स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। तो फिर मैं आपसे पूछूंगा 3 किलोमीटर कहाँ से, तो आप कहोगे मेरे घर से। अब मैं अगर ये पूछूं कि बताओ उस जगह से आपका स्कूल कहाँ पड़ेगा, तो आप कहोगे वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ेगा, आपको नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और 1 किलोमीटर पे हमारा स्कूल आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, रेफरेंस पॉइंट बदल दिया। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहाँ से मेज़र कर रहे हैं उसी को हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। अब मैं आपसे फिर पूछूं कि बताओ उस जगह से आपका स्कूल कहाँ पड़ेगा, तो आप कहोगे वहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ेगा, यानी 10 किलोमीटर पड़ेगा और आपको साउथ की तरफ आना पड़ेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम कहाँ से बता रहे होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट ये मान लो ये रखा हुआ है, अब मैं पूछूं कहाँ रखा है, तो आप कैसे बता पाओगे? उसके लिए आपको कोई रेफरेंस पॉइंट सेट करना पड़ेगा। कि मैं पूछूं कि ये ऑब्जेक्ट इस ए पॉइंट से बताओ कि कहाँ पड़ा है, तो आप कहोगे ए से आपको ईस्ट की तरफ चलना पड़ेगा, इतनी डिस्टेंस पे पड़ा है, लेट सपोज 3 सेंटीमीटर, इतनी दूर पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं। एंड अ सेट ऑफ एक्सिस, एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो आप जानते हो। जब एक की बात करते हैं तो हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एक्सिस क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, और एक्सिस क्या है, प्लूरल फॉर्म है, यानी एक से ज़्यादा एक्सिस की हम बात करते हैं तो हम उसे एक्सिस कहते हैं। इट इज़ कन्वीनियंट टू चूज़ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारे लिए आसान होगा कि हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करें। देखो कोऑर्डिनेट सिस्टम कई टाइप के होते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है। तो ये कार्टेशियन या जिसे हम रेक्टेंगुलर कहते हैं उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पोजीशन बताने के लिए। और यही चीज़ आपने सीखी भी है, जहाँ पर आपने देखा होगा कि ये आपकी इधर एक्स एक्सिस हो गई, ऐसे ऊपर आपकी वाई एक्सिस हो गई, इधर की तरफ चले तो एक जेड एक्सिस हो गई, ठीक है। तो यही आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जहाँ पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होती हैं। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब एक्स और वाई के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। ये जो एक्स और जेड है इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। वाई और जेड के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। हर एक्सिस दूसरी वाली एक्सिस से 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है, आपस में परपेंडिकुलर होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। तो एक को हम एक्स मान लेते हैं, एक को वाई और एक को जेड एक्सिस मान लेते हैं। तो देखो यहाँ पर एक्सिस लिखा हुआ है, अगर एक्सिस लिखना होता तो हमको अलग अलग लिखते, एक्स एक्सिस लिखते, फिर वाई एक्सिस लिखते, फिर जेड एक्सिस लिखते। एक्स वाई एंड जेड एक्सिस लगा दिया, यानी ये तीनों की बात कर रहा है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। तो जहाँ पर ये तीनों एक्सिस इंटरसेक्ट करती, जहाँ पर मिलती हैं, उसी को हम ओरिजिन कहते हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट होगा ये हमारा ओरिजिन कहलाएगा, जिसे ओ से डिनोट करते हैं। एंड सर्व एज अ रेफरेंस पॉइंट। तो जनरली हम रेफरेंस पॉइंट इसी ओरिजिन को ही मानते हैं। द कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी इस कोऑर्डिनेट में जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वहाँ पर जो एक्स वाई जेड लिखा होगा, जैसे मान लो आपका लिखा हुआ है 3, 4, 7, तो ये क्या बताएगा, ये पोजीशन बताएगा कि एक्स एक्सिस पे ये 3 यूनिट पे है, वाई एक्सिस पे ये 4 यूनिट पे है, और जेड एक्सिस पे ये 7 यूनिट पे है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा हुआ है, उसकी पोजीशन हमको बतानी है, और ओ को हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया, यानी ओ से हमको उसकी पोजीशन बतानी कि बताओ ओ से वो कहाँ पर है। तो आप ऐसे बना लोगे। अब ये जो डिस्टेंस होगी वो एक्स की पोजीशन बताएगी कि एक्स एक्सिस पे ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर चला है। ये जो डिस्टेंस होगी ये जेड एक्सिस पे पोजीशन बताएगा। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस होगी वो वाई की पोजीशन बताएगा। यानी इसको अगर कैलकुलेट कर लोगे तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। अब मोशन के अंदर हमें टाइम की ज़रूरत पड़ती है, टाइम को भी हम कैलकुलेट करते हैं। टू मेज़र टाइम वी पोजीशन अ क्लॉक इन दिस सिस्टम। तो टाइम को मेज़र करने के लिए ये जो हमारा सिस्टम है, यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जहाँ पर हम एक्स वाई जेड एक्सेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक क्लॉक भी लगा देंगे जिससे हम टाइम मेज़र कर सकें।
दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम अलॉन्ग विद द क्लॉक कॉन्स्टिट्यूट्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आपसे पूछा जाए व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम कहेंगे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हमको लेना है, उसमें एक क्लॉक लगा देना है, तो ये मिलाकर बनाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जो हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताएगा और क्लॉक हमारा टाइम बताएगी किस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट किस पोजीशन पे है। तो ये पूरा हमारा किसके अंदर आता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आता है। इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज विद टाइम वी से दैट द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं या तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं। जैसे मान लो ये हमारा x है और ये y है और एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये a वाली पोजीशन है। अब ये यहाँ से b वाली पोजीशन पे पहुँच गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ ये पहुँच गया, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं, बिल्कुल चेंज हुए हैं। a वाले पे मान लेते हैं x एक्सिस पे इसकी पोजीशन x1 रही होगी, b वाले पे ये x2 हो गई। y एक्सिस की बात कर लें तो यहाँ पर a और b दोनों के लिए ही y1 ही होगा। तो a के कोऑर्डिनेट्स की बात कर लें तो आप कहोगे x1, y1 और b की बात कर लें तो x2, y1। तो यहाँ देख सकते हो x1 था, ये x2 हो गया, यानी एक कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ने मोशन कर दिया। हो सकता है एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेट में चेंज आ जाए। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर था इस a वाली पोजीशन पे और ये इस तरह से घूमते हुए इस b वाली पोजीशन पे पहुँच गया। अब यहाँ पर x1 रहा होगा और ये y1 रहा होगा। इसी तरीके से b वाली पोजीशन पे बात कर लें तो x एक्सिस पे ये x2 इसकी पोजीशन हो गई और y एक्सिस पे बात कर लें तो ये y2 हो गई। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1। b की बात कर लें तो आप कहोगे x2, y2। तो यहाँ पर x एक्सिस की बात कर लें तो उसके x वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई, x1 से x2 हो गया। जो y कोऑर्डिनेट्स थे यानी y की जो वैल्यू थी यहाँ पर y1 थी और यहाँ पर y2 हो गई, यानी यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए। इसी तरह आप z एक्सिस को लेके 3 कोऑर्डिनेट्स में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चाहे किसी एक कोऑर्डिनेट में चेंज आए या एक से ज़्यादा में आए, 2 में आए, 3 में आए, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट में क्या हुआ है, मोशन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन चेंज हुई है। अदरवाइज द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ऐसा नहीं हुआ यानी किसी भी कोऑर्डिनेट के अंदर जो वैल्यू थी वो नहीं बदली, तो हम कहेंगे मोशन नहीं हुआ, यानी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एब्सोल्यूट रेस्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हमेशा हम रिलेटिव बात करते हैं। कोई चीज़ रेस्ट में है तो हम कहेंगे उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे मान लो एक बस जा रही है, उस बस के अंदर कई लोग बैठे हैं, तो वो लोग आपस में जब बैठे हैं तो एक दूसरे के लिए रेस्ट में हैं। यानी जैसे हमारी ये बस है, उस पे यहाँ पर एक ए बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पर बी बैठा हुआ है, तो हमने मोशन को कैसे डिस्क्राइब किया है कि उसकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो ए के हिसाब से बी जहाँ बैठा था वहीं बैठा हुआ है, बी के हिसाब से ए जहाँ बैठा था वहीं बैठा हुआ है। टाइम बदल रहा है, टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनकी पोजीशन नहीं बदल रही है। तो ए के हिसाब से बी रेस्ट पे है और बी के हिसाब से ए रेस्ट पे है और बस अपना चल रही है। इनके बीच की दूरी नहीं चेंज होगी, इनके बीच का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा जब तक ये बैठे हैं अपनी जगह पे। लेकिन एक बंदा मान लो यहाँ पर सी पॉइंट पे इस बस को देख रहा है, तो जब मान लो बस यहाँ पर थी और ए वाला बंदा यहाँ पर था, तो सी के हिसाब से इस ए की पोजीशन अभी इधर थी और अब इधर हो गई। इसका मतलब सी वाले के हिसाब से ए की जो पोजीशन है वो बदली है, क्योंकि बस मूव कर रही है। तो देखेगा बंदा अभी उधर था और ये आगे निकल गया, लेकिन जो बस के अंदर बैठे होंगे उनके हिसाब से आपस में वो सब रेस्ट पे होंगे। यानी इस बस को हम पूरा एक फ्रेम मान लें, तो बस वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जो लोग भी बस के अंदर बैठे होंगे वो रेस्ट में कहलाएंगे, ठीक है। तो अगर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यानी जो भी हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं और वहाँ पर जो क्लॉक ली हुई है उसके हिसाब से अगर ऑब्जेक्ट की जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स या वाई या जेड या तीनों या इनमें से कोई दो की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है। द चॉइस ऑफ अ सेट ऑफ एक्सिस इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिपेंड अपॉन द सिचुएशन। तो हम कौन सी एक्सिस लेंगे, कोई एक एक्सिस से काम चल जाएगा या दो एक्सिस आपको लेनी पड़ेगी या 3 एक्सिस लेनी पड़ेगी, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन, कैसी सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन इन 1 डायमेंशन वी नीड ओनली 1 एक्सिस। यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो एक डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, मान लो यहाँ से वो यहाँ जा रहा है, तो तीनों एक्सिस लेने का कोई फ़ायदा नहीं, बस एक एक्सिस से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई मोशन है उसे डिस्क्राइब करना है जो कि 2 या 3 डायमेंशन में हो रहा है, तो उसके लिए हमको अगर 2 डायमेंशन में हो रहा है तो 2 एक्सिस चाहिए, 3 डायमेंशन में हो रहा है तो 3 एक्सिस चाहिए।
यानी कोई चीज़ 3 डायमेंशनल मूव कर रही है, इसका मतलब वो एक्स में भी मूव कर रही होगी, वाई में भी मूव कर रही होगी और जेड में भी मूव कर रही होगी। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हमारी एक्सिस है और यहाँ पर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और ये हम मान लेते हैं बी। अब ये हमारा बिल्कुल सीधा सीधा गया है, ए से बी स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल गया है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ ये 1 डायमेंशनल मोशन है या 2 डायमेंशनल मोशन है? 1 डायमेंशनल मोशन तब कहलाएगा जब हमारा सिर्फ एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो रही होगी, यानी एक एक्सिस पे ही उसका मोशन देखने को मिलेगा। 2 डायमेंशनल कब कहलाएगा? जब उसके 2 कोऑर्डिनेट एक्स वाई या एक्स जेड या वाई जेड, ठीक है, कोई 2 वहाँ पर कोऑर्डिनेट में चेंज देखने को मिलेगा, तब हम कहेंगे कि वो 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर तीनों में चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे 3 डायमेंशनल मोशन है। तो यहाँ पर कैसा मोशन है, 1 डायमेंशनल है कि 2 डायमेंशनल? अब बहुत सारे लोग क्या कहेंगे कि यहाँ पर x पे हम मान लेते हैं x1 पोजीशन है और y इसका y1 है, और b पे बात कर लें तो ये हमारा कोई x2 है और इसी b पे हम ये y2 है। तो दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, a पे हमारा x1 y1 है और b पे x2 y2। तो हम कह देंगे 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, तो ये एक 2D मोशन है। लेकिन ये आंसर गलत होगा। क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा क्योंकि यहाँ पर जो मोशन है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। अब ये चीज़ ज़रूरी नहीं कि कोऑर्डिनेट आप ऐसे ही मानो कि यहाँ x मान लिया, यहाँ y मान लिया, ठीक है। अगर 2D की हम बात कर ले, इसे आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से। बस ये ध्यान रहे इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए। जब तक, जैसे हम 2D की बात कर लें, z को छोड़ दो, एक्स वाई की बात कर लें, तो जब तक इनके बीच में 90 डिग्री है तब तक कि हम इस कोऑर्डिनेट को किसी भी एक्सिस में, किसी भी एंगल में घुमा सकते हैं। यानी अगर हम इसको ऐसे बना लें और इसे x मान लें और इसे हम y मान लें तो ये कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? अगर हम एक्सिस को इस तरह से बना लें, ये हमारा x हो गया और ये y हो गया, तो अब इस हिसाब से बताओ, a की पोजीशन मान लेते हैं, ये हमारा क्या होगा, y पे तो हमारा 0 है, x पे भी 0 यानी ओरिजिन है 0,0, और b वाली पोजीशन क्या है, y पे तो ये चला नहीं, y एक्सिस पे तो मूव किया नहीं, तो y हमारा 0 होगा। x पे मान लेते हैं ये कोई x पोजीशन है, x,0। तो अब यहाँ से जब आप देखोगे तो x की जो वैल्यू वो चेंज हो गई, 0 से x हो गई, लेकिन y हमारा 0 का 0 ही रह गया। y एक्सिस की वैल्यू तब मिलती जब y में ये ऊपर नीचे जाती। तो कोई भी मोशन हो, जैसे ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है या ऐसे हो रहा है, ये सारे ही के सारे 1 डायमेंशनल मोशन है। तो यही बात आप ध्यान रखना, जो हमारी x और y एक्सिस है उसको हम रोटेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, बस उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूजन फॉर द डिस्क्रिप्शन। यानी किसी भी इवेंट को जब आप डिस्क्राइब करते हो तो उसका डिस्क्रिप्शन आप कैसे दोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चूज़ किया है। जैसा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा उस इवेंट को उसी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। जैसे हम मोशन की बात कर लें, तो मान लो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो हो सकता है दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो। एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं। व्हेन यू से दैट कार इज मूविंग ऑन अ रोड, जब आप ये कहते हो कि कार मूव कर रही है, यानी कार में मोशन हो रहा है, यानी आप एक इवेंट को डिस्क्राइब ही तो कर रहे हो कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कार में मोशन हो रहा है। यू आर डिस्क्राइबिंग द कार विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू यू और अ ग्राउंड। तो आप किस हिसाब से बता रहे हो? आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? आप अपने हिसाब से बता रहे हो या ग्राउंड के हिसाब से बता रहे हो कि ग्राउंड के हिसाब से कार मूव की, या आप अपने हिसाब से बता रहे हो? मान लो आप यहाँ पर खड़े हो और एक कार यहाँ पर थी, थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गई, तो आपने कहा मेरे हिसाब से अभी ये यहाँ पर थी, फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुँच गई, यानी इसने पोजीशन चेंज की। तो आप इसीलिए कह रहे हो कि ये कार मोशन में है। या ग्राउंड भी आपका रुका हुआ होता है, वो चेंज नहीं होता, तो आपने ग्राउंड के हिसाब से बता दिया कि अभी ये यहाँ थी, अब यहाँ पहुँच गई। बट विद रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच विद अ पर्सन सिटिंग इन द कार इज एट रेस्ट। लेकिन मान लो अगर हम कार की बात कर ले, जैसे मैंने बस का एग्जाम्पल दिया था, तो कार के अंदर कोई बंदा बैठा है ए नाम का, उसके हिसाब से तो कार रुकी हुई है, क्योंकि पहले भी जो कार के अंदर चीज़ें थी, कार का जो भी पार्ट्स है, कार की सीट हो गई या कार के अंदर और लोग जो बैठे हैं, कार के अंदर कोई बॉटल रखी हुई है, तो ए वाले बंदे के हिसाब से तो कार रुकी हुई है, क्योंकि उसके और कार के बीच में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला, कोई भी डिस्टेंस चेंज नहीं हुई, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। तो जो बंदा कार में बैठा हुआ है उसके लिए कार रेस्ट पे है, लेकिन जो बंदा कार से बाहर है उसके लिए जो कार है वो मोशन में है, क्योंकि वो देख रहा है कि कार की पोजीशन चेंज हुई। लेकिन जो अंदर बैठा हुआ है
वो तो ये देख रहा है कि पूरी की पूरी कार जहाँ पर मेरे हिसाब से पहले थी वहाँ अभी भी है। ऐसा नहीं कि वो बैठा रह गया और कार कहीं और पहुँच गई, जहाँ भी जाएगी कार ये भी जाएगा साथ में। टू डिस्क्राइब मोशन अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन वी कैन चूज एन एक्सिस से एक्स। तो अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन हमको डिस्क्राइब करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस ले लेंगे, सो दैट इट कॉन्साइड्स विद द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी ये हमारी एक्स एक्सिस है और ऑब्जेक्ट भी हमारा ऐसे जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, यानी एक्स एक्सिस के ऊपर ही वो चल रहा है। वी देन मेजर द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू अ कन्वीनियंटली चूजन ओरिजिन से ओ एज शोन इन फिगर 3.1। तो 3.1 में देखोगे, जैसे मान लो यहाँ पर ओ को हमने ओरिजिन मान लिया है, तो अब कोई भी जो डिस्टेंस है, जैसे ओ से आपका क्यू पहुँच गया, तो हम डिस्टेंस कहाँ से मेज़र करेंगे, ओ से मेज़र करेंगे कि ओ और क्यू के बीच में कितनी दूरी है। पोजिशन टू राइट ऑफ ओ आर टेकन पॉजिटिव, यानी ओ से अगर ये राइट की तरफ चलेगा तो इसे हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर ओ से लेफ्ट चलेगा तो उसको हम नेगेटिव मानेंगे। तो ये जो हमारा कन्वेंशन है, यानी ये जो हमने माना है कि राइट साइड हमारा पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड नेगेटिव है और सारी मेजरमेंट हम ओ से करेंगे, इस हिसाब से अगर हम देखें द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ द पी एंड क्यू इन फिगर 3.1 आर प्लस 360 मीटर एंड प्लस 240 मीटर। तो पी आपका कहाँ पर पड़ेगा, प्लस 360 पे होगा, क्योंकि ओ से ये राइट साइड है और राइट साइड हम पॉजिटिव देखते हैं। क्यू की बात करें तो क्यू हमारा 240 पड़ेगा, क्यू भी हमारा ओ से राइट साइड है तो पॉजिटिव लेंगे। इसी तरीके से जो पोजीशन होगी कोऑर्डिनेट की ऑफ पॉइंट आर इज -120, तो आर की बात कर लें। अब क्योंकि आर ओ से लेफ्ट साइड है तो हम माइनस का साइन लगाएंगे और ओ से जितनी दूरी होगी आर की, जैसे 120 है तो 120 मीटर हम लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट डिस्कस कर लेंगे। तो इस चैप्टर की या पिछले जो चैप्टर्स हैं या आगे जो भी चैप्टर्स की वीडियो आएगी वो सब आपको देखना है, तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अगर ना मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।